Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear fellows and my dear students. How are you all? I hope you are all in a good health and doing your study very well. जी तो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बॉक्स भी और एक्सरसाइज भी, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके. जी तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे ये वाले जो कॉम्प्रीहेंशन वाले जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपनी लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं. सो यहाँ पर जो बात करते हैं कि ऑप्शन बी में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, कि यहाँ पर एमसीक्यूज दिए हुए हैं और कहते हैं कि हर जो ऑप्शन का जो है हमें ना करेक्ट आंसर करें. तो यहाँ पर सबसे पहले है नंबर 1 पे, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड तंजीला खान फाउंड? कश्यप फाउंडेशन, स्टूडियो लैल, खाना घर, सुगर फाउंडेशन. तो इन चारों में से कोई भी नहीं है जो जिसमें तंजीला खान ने काम किया जिस तंजीम में. इस वजह से यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे. आगे बेटे क्वेश्चन जो है वो 2 में बात करते हैं कि व्हाट इंस्पायर्ड परवीन सईद टू स्टार्ट खाना घर? किस चीज से मुतासिर होकर परवीन सईद ने खाना घर को स्टार्ट किया? Her own experience with hunger, the tragic story of a mother who couldn't feed her children, a desire to promote inclusivity in business, the influence of the Grameen Bank model. यहाँ पर द ट्रैजिक स्टोरी, एक अलमनाक कहानी एक माँ और उनके 2 बच्चों की जिनको वो खाना नहीं खिला सकी और इसके वजह से उन्होंने जो है वो अपने बच्चों को मार दिया. इससे इंस्पायर होकर परवीन सईद ने जो खाना घर को स्टार्ट किया था. आगे जी हमारा 3 ऑप्शन है कि व्हाट मटेरियल्स डज फरहाना असद कंपनी लैल यूज फॉर देयर आर्ट? तो वो जी मार्बल एंड सेमी प्रेशियस स्टोन को इस्तेमाल करती थी अपने जो है ना वो एशियन आर्ट को बनाने के लिए. आगे 4 पे है जी व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ द कश्यप फाउंडेशन फाउंडेड बाय रोशान जफर? उनका प्राइमरी मिशन क्या था जब उन्होंने कश्यप फाउंडेशन की बुनियाद रखी? उनका क्या मकसद था? जिनका मकसद था टू एम्पावर वुमेन थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन. आगे 5 पे बात करते हैं जी व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग डज द शुगर फाउंडेशन प्रोवाइडेड टू वुमेन? कि किस तरह जो है ना वो क्या कहते हैं किस किस्म की ट्रेनिंग जो है वो शुगर फाउंडेशन में दी जाती थी औरतों को? फाइनेंशियल लिटरेसी, एग्रीकल्चर टेक्निक्स, आईटी एंड कंप्यूटर स्किल. तो यहाँ पर बेटे एम्ब्रॉयडरी एंड हैंडक्राफ्ट मतलब कि हाथ से बनी चीजें और कढ़ाई सिलाई कढ़ाई वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती थी शुगर फाउंडेशन में, दी जाती है अभी भी. आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं हमारा जो ऑप्शन 6 है कि व्हाट की क्वालिटी डू ऑल द वुमेन एंटरप्रेन्योर इन द टेक्स्ट? सब में कौन सी एक जो क्वालिटी पाई जाती है? तो रिजाइलेंस है. रिजाइलेंस का मतलब होता है बहुत सी मुश्किलात से लड़कर जो है वो एचटी स्टार्ट करना, जिसमें आपको शुरू में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो लेकिन एट द एंड आप मतलब कि कामयाब हुए. रिजाइलेंस मतलब सब में जो है ना एक ही जो है ना वो क्वालिटी पाई जाती है जो कि 5 औरतों का जिक्र है ना, 5 खवातीन का जिक्र है इस चैप्टर में. तो उनमें एक ही जो की खूबी है वो क्या है जी? क्वालिटी डू ऑल द वुमेन. की क्वालिटी क्या है जी? रिजाइलेंस है. ये तो बेटे आगे आप ऑप्शन 3 में बात करते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट. अब अगर आपने जो है वो वीडियो देखी हो हमारी जो है वो लास्ट से लास्ट एक्सरसाइज वाली जिसमें हमने कॉज और इफेक्ट का जिक्र किया है, उसमें पता होगा कि कॉज और इफेक्ट क्या होता है. कॉज का मतलब होता है ऐसे सबब जिसकी वजह से वो काम किया हो और उस कॉज की वजह से जो चीज इफेक्ट की हो उसको हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ें और इसमें से कॉज और इफेक्ट को जो है आइडेंटिफाई कर दे. तो यहाँ पर आपके सामने जो है 5 उन्होंने सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको आपने कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू बयान करना है. तो सबसे पहले जो है वो सेंटेंस की तरफ चलते हैं. वो कहते हैं तंजीला खान फाउंडेड क्रिएटिव एले टू ऑफर ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप ऑन इंक्लूसिव क्रिएटिविटी. बट यहाँ पर जो है वो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. जी तो बेटे यहाँ पर इसका सोल्यूशन है. कॉज क्या है? तंजीला खान वांटेड टू प्रमोट इंक्लूसिव क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्स इंडिविजुअल्स. जी तो बेटे यहाँ पर इसका सोल्यूशन है. कॉज क्या है? तंजीला खान वांटेड टू प्रमोट इंक्लूसिव क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्स इंडिविजुअल्स. और इसका इफेक्ट क्या हुआ? She founded Creative Alley, which offers training and workshops on inclusive creativity. I hope कि बेटे आपको कॉज और इफेक्ट समझ आ गई होगी.
इसको कहते हैं परवीन सईद वाज मूव्ड बाय द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ मदर हु कुडंट फीड हर चिल्ड्रन कंपेलिंग हर टू टेक एक्शन अगेंस्ट हंगर। अब इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर कहते हैं कि कॉज, यहाँ पर सेकंड का है कॉज। परवीन सईद वाज डीपली मूव्ड बाय द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ मदर हु कुडंट फीड हर चिल्ड्रन, और इसका इफेक्ट क्या हुआ? शी टुक एक्शन अगेंस्ट हंगर बाय फाउंडिंग खाना घर, अ सर्विस दैट प्रोवाइड अफोर्डेबल मील्स टू दोज इन नीड। जी तो बेटे अब आगे थर्ड में बात करते हैं कि फरहाना डिस्कवर्ड अ पेट्राडोरा बॉक्स इन एंटीक बाजार, इंस्पायरिंग हर टू लर्न द टेक्निक एंड प्रिजर्व द एशियंट आर्ट फॉर्म। अब इसको कॉज क्या थी? तो बेटे यहाँ पर फरहाना असद की अगर हम कॉज की बात करें, शी डिस्कवर्ड अ पेट्राडोरा बॉक्स इन एन एंटीक बाजार। इफेक्ट इसका क्या हुआ? दिस इंस्पायर्ड हर, कि जब उन्होंने पेट्राडोरा को डिस्कवर किया एंटीक बाजार में, उनसे मुतासिर होकर टू लर्न दैट टेक्निक, उन्होंने वो टेक्निक को सीखा एंड वर्क टू प्रिजर्व एन एशियंट आर्ट फॉर्म, और उन्होंने इस काम को महफूज करने के लिए एशियंट काम जो है वो आर्ट को स्टार्ट कर लिया। आगे कहते हैं रोशानी जफर वाज इंस्पायर्ड बाय द ग्रामीण बैंक मॉडल इन बांग्लादेश एंड डिसाइडेड टू रेप्लिकेट अ सिमिलर इनिशिएटिव इन पाकिस्तान। जी तो बेटे अब यहाँ पर कहते हैं कॉज इसका क्या था? शी वाज इंस्पायर्ड बाय द ग्रामीण बैंक मॉडल इन बांग्लादेश, और इफेक्ट क्या हुआ? शी डिसाइडेड टू रेप्लिकेट अ सिमिलर माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव इन पाकिस्तान बाय फाउंडिंग कशिफ फाउंडेशन। जी तो बेटे अब आगे हमारा फिफ्थ में है कि खालदा बरोही विटनेस्ड द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रेसिव cultural norms on women in her tribal areas, motivating her to advocate for women's rights। जी तो बेटा यहाँ पर खालदा बरोही की अगर बात करें तो कॉज इसका क्या था? शी विटनेस द इम्पैक्ट ऑफ ऑप्रेसिव कल्चरल नॉर्म्स ऑन वुमेन इन हर ट्राइबल एरिया, कि जहां पर उन्होंने उनकी बर्थ हुई थी उन एरियाज में वो इस चीज की गवाह थी कि किस तरह से जो है ना वो सकाफत, किस तरह से जो है वो औरतों के ऊपर जुल्म किया जाता था, उनको उनका हक नहीं दिया जाता था। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? दिस मोटिवेटेड हर टू एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट, कि इस चीज से इतना मोटिवेट हुई, इतना वो मुतासर हुई कि उन्होंने औरतों के हकूक के लिए वो लड़ी एंड स्टार्ट इनिशिएटिव्स टू एम्पावर वुमेन, और उन्होंने जो है वो औरतों को बाख्तियार बनाना शुरू कर दिया। आई होप कि बेटे यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि इनका कॉज क्या था और इनका इफेक्ट क्या था। अब आगे हम ऑप्शन डी को जो है वो डिस्कस करते हैं। जी तो बेटे अब यहाँ पर हमने ऑप्शन डी की तरफ चलना है। यहाँ पर कहते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच इज अ फैक्ट एंड ओपिनियन और रिफ्लेक्ट अ बायस, एक्सप्लेन योर रीजन। अब बेटे यहाँ पर जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके पेपर में नहीं आते। कभी मैंने कॉज और इफेक्ट को भी डिस्कस किया है, तो ये कह लें कि ये आपकी एक एक्टिविटी के तौर पर होता है। जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है ये भी आपकी एक एक्टिविटी ही है, जिसमें उन्होंने आपसे पूछा है कि बता दें कि ये कोई फैक्ट है या ओपिनियन है, कि आपने बताना कि ये जो 5 खवातीन हैं जिन्होंने ये काम किए हैं तो इनमें फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। तो वो हमने 1 बाय 1 जस्ट बताते जाना है कि ये इसका फैक्ट है, ये इसका ओपिनियन है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट पे, तंजीला खान जर्नी इज अ पावरफुल एग्जांपल ऑफ रिजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, तो आपने ये बताना है कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। तो बेटे इसको जस्ट आपने ऐसे याद रख लेना है, इसको मजीद आपको जो है वो प्रॉपर तौर पर याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये कह लें कि एक रिमेम्बरेंस है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है कि ये एक फैक्ट है या ओपिनियन है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो बेटे यहाँ पर ये हमारा ओपिनियन है कि ये क्या एक्सप्रेस करता है? इट एक्सप्रेसेस एडमायरेशन एंड सब्जेक्टिव जजमेंट, कि ये एक ओपिनियन के तौर पर जो है वो उन्होंने क्या किया था, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। ठीक है, एक पावरफुल एग्जांपल है रिजिलियंस की मुश्किलात से लड़ने वालों के लिए। ठीक है, आगे कहते हैं परवीन सईद फाउंडेड खाना घर टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मील्स टू दी अनप्रिविलेज्ड। तो बेटे यहाँ पर जो है वो खाना घर उन्होंने अफोर्डेबल जो मील है वो खाना घर में उन्होंने देना शुरू किया था लोगों को। तो कहते हैं कि ओपिनियन है या एक फैक्ट है, बेसिकली एक फैक्ट है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या कि इट्स स्टेट वेरिएबल इंफॉर्मेशन, के एक इंफॉर्मेशन के तौर पर एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर उन्होंने अपने इस काम को स्टार्ट किया था। तो
तो आगे बेटे बात करते हैं थर्ड में कि फरहाना असद वर्क थ्रू लैल हैज प्रिजर्व्ड एन एशियंट आर्ट फ्रॉम द प्रोवाइडेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स। तो ये हमारी नजर में क्या है, ये हमारी नजर में एक फैक्ट है कि इट स्टेट्स वेरिएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ फरहाना असद थ्रू लैल। उन्होंने अपनी स्टूडियो लैल के थ्रू उन्होंने एक एग्जैक्टली इस चीज पर काम किया था, क्योंकि ये एक रियल में उन्होंने इस आर्ट को सीखा और फिर इस आर्ट को महफूज करने के लिए उन्होंने जो है वो पश्तून और क्या कहते हैं जी अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो माशी तौर पर जो इस चीज को जानते थे, उन्होंने उसको उनको क्या किया, उन्होंने काम पे रखा, उन्होंने पहले सिखाया, फिर उन्होंने उसको काम दिया और माशी हालत कुछ बेहतर बनाया। तो ये हमारे पास क्या एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है हमारे पास। जी तो बेटे, जी तो बच्चे अब आगे कहते हैं कि रुशाने जफर कशिफ फाउंडेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ काउंटलेस वुमेन इन पाकिस्तान। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये अगर हम फोर्थ की बात करें बेटे, फोर्थ की बात करें तो ये ओपिनियन है, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स फ्रॉम काउंटलेस वुमेन इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। अगर फिफ्थ में खालिदा बरोहीज एफर्ट है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू जेंडर इक्वालिटी इन रूरल पाकिस्तान। तो ये भी क्या हमारे पास एक, ये भी हमारे पास एक ओपिनियन है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू जेंडर इक्वालिटी रिफ्लेक्ट्स अ व्यू पॉइंट। आई होप कि बेटे आपको जो है वो फैक्ट और ओपिनियन की भी समझ आ गई होगी। जो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पेपर में ये चीजें नहीं आती, आपने जस्ट इनको वैसे ही याद रखना है एक एक्टिविटी के तौर पर, अगर कोई आपसे पूछ ले इसके बारे में। अब आगे आपके सामने जो है वो उन्होंने कोई 10 लाइंस ली हुई हैं जो कि आपके चैप्टर में से हैं, और वो कहते हैं कि रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेजेस। ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं और आपने अपने पैराग्राफ को भी पढ़कर इनको आपने जो है वो क्या करना है, फिल आउट करना है। एक कह कि एक एक्सरसाइज दी हुई है फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह की, लाइक जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एंटरप्रेन्योर हैज इमर्ज्ड एज अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज अक्रॉस द globe. In Pakistan, several remarkable women have made significant strides in this arena, overcoming substantial challenges to create lasting impact with their communities. And Tanzila Khan is known for her advocacy inclusive. अब आगे जो है वो आप लोग देख ले, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बता दी हैं। इस तरह से जब आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेज जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे वो कहते हैं कि वोकैबुलरी में डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द कोनोटेटिव एंड डोनेटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको कोनोटेटिव और डोनेटेटिव को ऑलरेडी जो है वो मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ, ठीक है। आई थिंक पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर मैंने आपको बता दिया कि कोनोटेटिव और डोनेटेटिव मीनिंग होता क्या है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी करनी है कि इनका अपने डोनेटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग दोनों जो है वो बताने हैं, फिर इनका कॉन्टेक्स्ट क्लू भी बताना है। तो आइए इस एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं। तो बेटे अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हम डोनेटेटिव और कोनोटेटिव को ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ बेटे कि डोनेटेटिव का मतलब क्या होता है। डोनेटेटिव का मतलब बेटे होता है कि यहाँ पर जो है वो किसी लफ्ज का असल लुगत में दिया गया हो, कहने से मुराद ये है कि इसका मतलब बिल्कुल सीधा और वाज़ेह हो। मिसाल के तौर पर गुलाब एक फूल का नाम है जो एक मखसूस पौधे को जाहिर करता है, ये हमारा डेनोटेटिव है। ये हमने बता दिया कि गुलाब का फूल है जो किसको जाहिर करता है कि एक पौधा है। और अगर हम कोनोटेटिव की बात करें बेटे तो कोनोटेटिव किसी लफ्ज के वो इजाफी जज्बाती सिकाफती अलामती मानी जो इसके लघवी मानी के अलावा हो। मतलब कि अगर हम गुलाब के साथ हम किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हैं, लाइक गुलाब हम ये कह सकते हैं गुलाब मोहब्बत को जाहिर करता है, खूबसूरती को जाहिर करता है, नरमी को जाहिर करता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है कोनोटेटिव का। डोनेटेटिव का मतलब क्या होता है, किसी का सीधा साधा मतलब, और कोनोटेटिव का मतलब होता है उस लफ्ज के साथ रिलेटेड जो जज्बाती या सकाफती अलामत होती है, जो वो चीज जाहिर करती है, उसको हम कोनोटेटिव कहते हैं। और कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या होता है बेटे, कॉन्टेक्स्ट क्लूज ये होता है कि सियाको सबाक के इसबाक के वो इशारे या वो अल्फाज या वो जुमले होते हैं जो किसी नामालूम लफ्ज या जुमले के मानी को समझने में मदद देते हैं।
मिसाल के तौर पर हम इसमें ये कह सकते हैं कि लाइक ये मिसाल नहीं, हम नतीजतन ये बात कर सकते हैं कि सियाक़ो-सबाक़ के इशारे अल्फाज को बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है, और मुताला के दौरान हमें मुश्किल अल्फाज के मानी बताते हैं, उसको हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज कहते हैं। आई होप बेटे आपको कॉन्टेक्स्ट क्लूज, डेनोटेटिव मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग इन तीनों को समझ आ गई होगी कि कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या है, जो हमें असबाब को के जो मुश्किल अल्फाज के मानी समझने में मदद देते हैं। डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, किसी का सीधा साधा जो मतलब होता है, और कोनोटेटिव मीनिंग क्या होता है कि जो उस डेनोटेटिव का जो मतलब होता है, ठीक है, उससे जो हमारे जज्बात जुड़े हुए होते हैं वो बयान करते हैं, उसको हम कोनोटेटिव कहते हैं। आई होप कि बेटे आपको इनकी अब समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो इनकी एक्सरसाइज समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर एक्सरसाइज की तरफ बढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे सामने एडवोकेसी में कॉन्टेक्स्ट क्लूज हम इसको देख लेते हैं जी। लुक फॉर क्लूज इन द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट में देखेंगे एडवोकेसी का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता लग जाएगा। लाइक मैंने ट्रांसलेशन में भी आपको बताया कि एडवोकेसी का मतलब क्या है, और इसका डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग द एक्ट ऑफ सपोर्टिंग अ काज और पॉलिसी, और कोनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, इमोशनल तौर पर पैशनेट सपोर्ट फॉर जस्टिस और राइट्स। तो कैटलिस्ट में क्या कहते हैं, लुक फॉर, लाइक अगर हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज जो है ना वो हमने टेक्स्ट में से मतलब इसका मीनिंग देखना है, लाइक इंग्लिश टू इंग्लिश हम इसका मीनिंग लेकर आएंगे, ठीक है। और डिनोटेटिव में हम कहेंगे सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, और इसका इमोशनल जो कोनोटेटिव मीनिंग है अ पर्सन और इवेंट दैट स्पार्क्स चेंज। और एम्पावरमेंट में कहते हैं गिविंग पावर और अथॉरिटी टू समवन, encouraging confidence and independence। और रिजिलियंस का जो डिनोटेटिव मीनिंग है द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, और इसका कोनोटेटिव मीनिंग क्या होगा, इनर स्ट्रेंथ एंड प्रिजर्वेंस। और सब्सटेंशियल में जो है वो डोनेटेटिव मीनिंग लार्ज इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस, और कोनोटेटिव मीनिंग कहेंगे समथिंग मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल, समथिंग मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल। आई होप बेटे आपको इस पूरे पैराग्राफ की समझ आ गई होगी कि इसमें डोनेटेटिव मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग का क्या किरदार है, क्या वो अपने जो है ना वो किरदार यहाँ पर अदा करते हैं, ठीक है। आगे बेटे नेक्स्ट बात करते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं कि डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कोनोटेटिव एंड डोनेटेटिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्लूज के थ्रू कहते हैं कि वो हमें बता दें इसका जो है वो सिमिलर दूसरा वर्ड क्या होता है, और डिसिमिलर डिनोटेटिव मीनिंग जो है वर्ड वो क्या होता है। तो बेटे इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो एडवोकेसी का जो सिमिलर डिनोटेटिव है उसको हम सपोर्ट या प्रमोशन कहेंगे, और डिसिमिलर वर्ड अपोजिशन और रिजेक्शन। कैटलिस्ट का सिमिलर वर्ड स्टिमुलस और ट्रिगर, और इसका डिसिमिलर वर्ड हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल। एम्पावरमेंट का सिमिलर वर्ड स्ट्रेंथनिंग और इनकरेजमेंट, और इसका डिसिमिलर वर्ड वीकनिंग और अप्रेशन। रिजिलियंस का सिमिलर वर्ड टफनेस और इंडोरेंस, और इसका डिसिमिलर वर्ड फ्रगैलिटी और वल्नरेबिलिटी। अब आगे सब्सटेंशियल का सिमिलर वर्ड सिग्निफिकेंट, कंसीडरेबल, और इसका डिसिमिलर वर्ड इनसिग्निफिकेंट और माइनर। तो बेटे ये जो चीजें है ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताएंगे, इनके मीनिंग्स बताए हैं, और यहाँ पर जो मैंने आपको मीनिंग्स बताए बेटे ये आपके एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है। आपके वैसे क्वेश्चन के तौर पर नहीं, एमसीक्यूज के लिए आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो जब इंशाल्लाह आपके पेपर्स नजदीक होंगे तो इसके जो एमसीक्यूज होंगे इस पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो जी हम आगे जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़े, तो बेटे यहाँ पर वो कहते हैं आइडेंटिफाई द इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द प्रोवाइडेड टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन देयर लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग्स। तो बेटे यहाँ पर वो कहते हैं कि जो आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये बता दें, इनमें से इडियम्स और प्रोवर्ब्स को आइडेंटिफाई करें, फिर इनके लिटरल मीनिंग बताइए, फिर इनके फिगरेटिव मीनिंग बताइए। बेटे ये हमने वन बाय वन अब डिस्कस करना है। ये आपके कुछ 5 ऐसे दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनकी हमने 3 चीजें बयान करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो बेटा यहाँ पर जो है वो सबसे पहले बात की हुई है इन द फेस ऑफ एडवर्सरी, आपके पहले ही सेंटेंस में ये बताया हुआ है। तो अगर इडियम की बात करें तो कहते हैं कि इन द फेस ऑफ एडवर्सरी, ये इडियम है, और इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, फेसिंग डिफिकल्टीज और चैलेंजेस डायरेक्टली, और इसका फिगरेटिव क्या होता है, शोइंग स्ट्रेंथ, रिजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन डिस्पाइट हार्डशिप। आई होप कि बेटे आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर हम सेकंड में देखें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेकंड में वो कहते हैं कि हर वर्क हैज इंस्पायर्ड मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट मोर इंक्लूसिव प्रैक्टिस फोस्टरिंग एम्पावरमेंट। तो जी यहाँ पर कहते हैं इसका इडियम क्या है, फोस्टरिंग एम्पावरमेंट। यहाँ पर इसका इडियम भी है और प्रोवर्ब भी है, और इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा,
हेल्पिंग और राइजिंग समवन टू बिकम मोर पावरफुल। और इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा? इनकरेजिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंक्लूसिव इन देयर प्रैक्टिस। जी तो बेटे, अब आगे थर्ड में कहते हैं परवीन सईद वाज मूव्ड बाय द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ अ मदर हु कुडंट फीड हर चिल्ड्रन, कंपेलिंग हर टू टेक एक्शन अगेंस्ट हंगर। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर वो कहते हैं टेक एक्शन अगेंस्ट हंगर, यहाँ पर हमारा प्रोवर्ब है और इडियम हम ये कह सकते हैं। और इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? फिजिकली डूइंग समथिंग टू स्टॉप पीपल फ्रॉम फीलिंग हंग्री। और फिगरेटिव मीनिंग initiating efforts, programs, or initiatives to reduce food insecurity and help those in need. जी तो बेटे, अब आगे हमारे फोर्थ में कहते हैं रोशानी जफर वर्क हैज ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ काउंटलेस वुमेन इन पाकिस्तान। तो इसका जी इडियम क्या होगा? इंट्रिकेट मोसिक वर्क। और लिटरल मीनिंग क्या होगा? क्रिएटिंग इन डिटेल्ड आर्ट वर्क यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन इन द एशियन पैट्रा डोरा टू टेक्निक। और फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा? केयरफुली कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स, आइडियाज और एफर्ट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल मच लाइक resembling piece of mosaic। बेटे ये मेरा बताने का या दिखाने का आपको ये मकसद है कि आपको एटलीस्ट आपकी जो एक्टिविटीज दी हुई हैं ये एक्टिविटीज आपको समझ आए और इनको जो है वो जस्ट आप लोगों ने कह लें कि रिमेम्बर रखना, अपने माइंड में रखना है। इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें इडियम या प्रोवर्ब क्या है तो आपने जस्ट इसमें से बता देना है। अदरवाइज ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कह लें कि आपकी एज एक्टिविटी है जो कि आपने करनी है। आपके बाकी भी यहाँ पर जो है वो मैंने सोल्यूशन बताए हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर रुशाने है, फिर आगे फरहाना असद है तो और रुशाने जफर है, तो वो भी जो है वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके सामने शेयर कर दिए हैं, ठीक है। तो बेटे जी आगे बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द प्रोवाइडेड टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन देयर लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग्स आल्सो। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने ये भी हमें कह दिया कि आइडेंटिफाई कर दें इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ये आपके सामने उन्होंने कुछ 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो ये भी आपके सामने सोल्यूशन जी मैंने रख दिया है कि यहाँ पर जो है वो सॉरी जी, तो यहाँ पर जो है उनके इडियम्स में बात करते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। आपके पास इसका लिटरल मीनिंग भी दे दिया गया है, फिगरेटिव मीनिंग भी। फिर यहाँ पर इडियम प्रोवर्ब भी हैं, 1 by 1 है, ठीक है। आई होप कि बेटे आपको इनकी जो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जी जो मैंने शेयर कर दी है आपके सामने, इनको एज आ ये कह लें कि आप एज आ इनको एक एक्टिविटी के तौर पर ही देखेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज हमने याद रखनी है या क्या चीज हमने याद नहीं रखनी। जी तो बेटे अब यहाँ पर आगे हमारी ग्रामर है। ग्रामर में कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स इन राइटिंग। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में कहते हैं डेफिनेशन में कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कहते हैं द यूज ऑफ अपर केस लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इस जुमले के स्टार्ट पे जो लेटर अपर केस में होते हैं एंड फॉर प्रॉपर नाउन्स, और इनको हम प्रॉपर नाउन को जाहिर करने के लिए हम कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पीपल और नेम्स ऑफ पीपल आते हैं, लोगों के नाम आते हैं, प्लेसेस, स्पेसिफिक थिंग्स आती हैं, ठीक है। इनको हम ये बताने के लिए कि चीज हमारे लिए स्पेसिफिक है, हम उनका पहला वर्ड को क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? कैपिटलाइजेशन हेल्प्स टू सिंगल द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सेंटेंस, डिफरेंशिएट प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द कॉमन नाउन एंड एम्फसिस सर्टेन वर्ड्स। इट एड्स रीडेबिलिटी एंड हेल्प्स कन्वे मीनिंग एक्यूरेटली। तो यहाँ पर इसकी अहमियत क्या होती है? कैपिटलाइजेशन हमारी मदद करता है क्या करने के लिए? टू सिंगल द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सेंटेंस, एक नए जुमले को स्टार्ट करने के लिए, फिर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में जो है वो डिफरेंस बताने के लिए, और जोर देता है कुछ खास अल्फाज पे, ठीक है। और इट एड रीडेबिलिटी एंड हेल्प करने, फिर कहते हैं कि एक प्रॉपर मीनिंग देने के लिए भी हम कैपिटलाइज को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने टेक्स्ट में से एग्जाम्पल हमारे सामने रखी हुई है। एक करेक्ट हमारे पास इनकरेक्ट में देखें तो तंजीला खान का जो टी है वो शॉर्ट फॉर्म है, और करेक्ट में देखें तंजीला खान का जो टी है वो बड़ा है। आई होप बेटे आपको यहाँ पर कैपिटलाइज की समझ आ गई होगी। आगे वो कहते हैं पंक्चुएशन। तो बेटे पंक्चुएशन क्या होती है? कहते हैं द यूज ऑफ सिंबल्स, ईजी पीरियड्स, commas, question marks to separate sentences and their elements and to clarify meaning। अब यहाँ पर इनके जो सिंबल पंक्चुएशन के जो सिंबल्स होते हैं जिसमें पीरियड्स है, कोमास हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं,
ठीक है। ये सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स उनको जो है वो इनके मीनिंग को क्लेरिफाई करने के लिए हमारी पंक्चुएशन मदद करते हैं। इसकी अहमियत में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स राइट टू द रीडर थ्रू द टेक्स्ट इंडिकेटिंग पॉज स्टॉप्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। कहते हैं कि आइडियाज के दरमियान की जो रिलेशनशिप है पॉज और स्टॉप्स को जो है वो इंडिकेट जाहिर करने के लिए टेक्स्ट में हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं प्रॉपर पंक्चुएशंस इंश्योर दैट द टेक्स्ट इज इजीली अंडरस्टूड। फिर कहते हैं कि जो आप प्रॉपर एक पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं वो हमें यकीन दिलाता है, वो हमें इस कदर यकीन दिलाता है कि जो टेक्स्ट है वो समझने में आसान है और हमें मिस इंटरप्रिटेशन से बचाता है। जी तो बेटे अब आगे बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। करेक्ट में हर वर्क हैज इंस्पायर्ड मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट मोर इंक्लूसिव प्रैक्टिस फोस्टरिंग एम्पावरमेंट। अगर हम नीचे इनकरेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी कोमा या फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि हमें जो है वो गलत गाइड कर सकता है हमारे सेंटेंस के बारे में। तो बेटा अगर स्पेलिंग में कहते हैं कि डेफिनेशन में द करेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स के अरेंजमेंट जो है वो लेटर्स की जो करेक्ट अरेंजमेंट है वर्ड्स की उसको वो हम एज अ स्पेलिंग के तौर पर ले सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? करेक्ट स्पेलिंग इज एसेंशियल फॉर क्लियर कि एक क्लियर कम्युनिकेशन के लिए बेटे हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और इट हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन एंड इंश्योर दैट ये हमारी जो है वो कंफ्यूजन से बचने में मदद देते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड द टेक्स्ट विदाउट डिफिकल्टी। जो रीडर है वो बिना किसी मुश्किल के टेक्स्ट को इजीली समझ सकता है। ठीक है। फिर कंसिस्टेंट स्पेलिंग आल्सो रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म एंड अटेंशन टू डिटेल। फिर कहते हैं कि हमारी जो स्पेलिंग की करेक्टनेस है वो एक अक्स करती है कि ये चीज एक प्रोफेशनलिज्म में आ जाती है और वो अटेंशन का जो है वो बाइस बनती है। एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ पर परवीन सईद वाज मूव्ड बाय द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ अ मदर हु कुडंट फीड हर चिल्ड्रन कंपेलिंग हर टू टेक एक्शन अगेंस्ट हंगर। तो बेटे यहाँ पर जो है उन्होंने एग्जाम्पल में करेक्ट और इनकरेक्ट बताया हुआ है जिसको आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि जो है वो स्पेलिंग हमारे लिए कितने ज्यादा मायने रखते हैं। बट यहाँ पे हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन क्या होता है, जिसका रोल क्या होता है? डेफिनेशन में कहते हैं द यूज ऑफ हाइफन्स टू कनेक्ट वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। जुमलों वर्ड्स के जो पार्ट्स होते हैं इनको जोड़ने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि hyphenation can change the meaning of a word or phrase and make the text easier to read। कि ये जो है वर्ड के मीनिंग को चेंज करने में और टेक्स्ट को आसानी से पढ़ने में हमारी जो है मदद करता है। इट हेल्प्स अवॉइड एम्बेगोटी एंड इंश्योर दैट ये हमारी जो कहते हैं कि एक तरह की जो एम्बेगोटी का मतलब होता है कि जो अल्फाज जो मिलजुल जाते हैं, ठीक है, और इसको अवॉइड करवाने में और यकीनी बनाने में मदद करता है कि कंपाउंड वर्ड्स एंड मॉडिफायर्स आर क्लियरली अंडरस्टूड। जो मॉडिफायर्स हैं जो कंपाउंड वर्ड्स उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है? हाइफन्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा अल्फाजों को जोड़ने में हमारी जो है मदद करता है। दैट फंक्शन टुगेदर एज एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। करेक्ट में कहते हैं फरहाना असर्स वेल नोन कंपनी लेल फोकस ऑन इंट्रिकेट म्यूजिक वर्क्स, और इनकरेक्ट में कहते हैं फरहाना असर्स वेल नोन कंपनी। अब यहाँ पर वेल नोन में हाइफन नहीं दिया हुआ तो ये हमें जो है वो जो है वो हमारे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो कंपाउंड नाउन में वो बात करते हैं, वो कहते हैं हाइफन कनेक्ट वर्ड्स दैट फ्रॉम अ सिंगल कॉन्सेप्ट। इस सिंगल कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने में कंपाउंड नाउन हमारी मदद करते हैं। जिसमें मदर इन लॉ, अब एक ही बंदे की बात हो रही है तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट में मदर इन लॉ में उन्होंने कोई भी हाइफन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जो कि हमारे लिए जो है वो अगेन जो है वो मिस्टेक का बाइस बन सकता है। आगे प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस में कहते हैं हाइफन कैन बी यूज्ड विद प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस टू क्लैरिफाई मीनिंग। हाइफन को जो है वो हम मीनिंग्स को क्लैरिफाई करने के लिए हम प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक रोशाने जफर्स माइक्रो लोन प्रोग्राम हैज ट्रांसफॉर्म्ड मेनी लाइव्स, और इनकरेक्ट में हम यहाँ पर कोई जो है वो प्रीफिक्सेस में जो है वो कोई भी हाइफन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जो कि हमें फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। आई होप बेटा आपको इनकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इतना इनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया दैट इज इनफ फॉर यू। और आगे वो कहते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फोकसिंग ऑन कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन स्पेलिंग एंड हाइफन। तो बेटे यहाँ सॉरी हाइफन
हाइफन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको ऑलरेडी मैंने करेक्ट करके आपके सामने रख दिया है ताकि आपको इनको करने में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। जी तो बेटे, जी तो बच्चे अब आगे कहते हैं कि एक पैराग्राफ लिख दें जिसमें इंश्योर कर दें कि वो पैराग्राफ आपका करेक्ट कैपिटलाइजेशन इस्तेमाल की गई हो, बिगिनिंग सेंटेंसेस प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर पंक्चुएशन हो, एक्यूरेट स्पेलिंग्स हो, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ हाइफन हो जहां पर ये जरूरी हो। ऑलरेडी जो है वो मैंने ये भी पैराग्राफ आपके सामने एक बनाकर लिख दिया है जो कि आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है ताकि आप इजिली जो है अगर आपको स्कूल में या ट्यूशन में एक्टिविटी दी जाती है तो आप इसको बिना किसी परेशानी से, बिना किसी मुश्किल के आप इसको कर सके। जी तो बेटे, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का एंड होता है। आगे जो है वो कुछ ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो कि आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 6 करेंगे, द वैल्यू ऑफ टाइम। सो जी अपना बहुत सा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करें कि आपको क्या चीज समझ आई है, क्या चीज समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको मजीद अच्छे तरीके से जो है बता सकूं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें।